जाज़ खान ऑफिशियल चैनल पर मैं आपका मेज़बान डॉक्टर जाज़ खान आपको खुशामदीद करता है। आज हम एक नए ब्लॉग के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है और उस खिताब में उन्होंने कौम को अपनी इलेक्शन कमीशन पर जो इस्लाहात हैं उन पर एतमाद में लेने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में पहले तो गिलगित बल्तिस्तान में जो पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुए उसमें जो नताइज आए उस पर उनका शुक्रिया अदा किया, और दूसरे हिस्से में उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो अरसा दराज से अल्तवा में पड़ी जो इस्लाहात हैं उन पर अपने मंशूर जो उनके मंशूर का हिस्सा भी था और जो उनके सियासी मुहिम का एक नारा भी था उस पर बात करने की कोशिश की, और ये बताने की कोशिश की कि तहरीक इंसाफ अपने मंशूर से अगरचे वो इन इस्लाहात पर उस तरीके से अमल नहीं कर सकी, लेकिन वो अपनी इस्लाहात से के एजेंडे से ना हटी है, ना उससे उसने रूगर्दानी की है, बल्कि उस पर मुसलसल वो अपने वादे पर अमल पैरा है और उस पर वो अपना काम जारी रखे हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने तीन बातों की निशानदेही की कि ये तीन इस्लाहात जो हैं वो इस वक्त ज़ेर तजवीज़ हैं, ज़ेर गौर हैं, और उन पर जो है उन पर अमल करने की सूरत में वो समझते हैं कि इलेक्शन के अमल में कई उसमें जो है वो नकाइस को दूर किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में जो बात करते हुए ये कहा कि 1970 से लेकर अभी तक जो भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए उसमें तमाम इलेक्शन मां सिवाय 1970 का इलेक्शन वो मुतनाज़र है। मैं समझता हूं कि 1970 का इलेक्शन जो था वो भी मुतनाज़ा था। अगर आपको याद हो कि 1970 के इलेक्शन में जब मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार भुट्टो ने अक्सरियत हासिल की, जबकि मशरक़ी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान ने अक्सरियत हासिल की थी, तो इस बात पर तनाज़ा उठ खड़ा हुआ कि फिर हुकूमत जो है वो कुल पाकिस्तान में कौन कायम करे, और फिर उधर तुम इधर हम का ये नारा उठा और उसमें फिर पाकिस्तान जो है वो दो लख्त हुआ, और यानी हालात जो हैं वो उस बदमनी और इंतशार की जानिब गए जहां पर मुल्क जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होकर पाकिस्तान के पास ही बाकी मानदा हिस्सा रह गए। तो पाकिस्तान की तारीख में शिफाफ इंतखाबात जो हैं वो तारीख में उन पर ऐसे इंतखाबात जिन पर किसी मुखालिफ ने या जो इसमें हिस्सा लेते रहे हों, किसी सियासी जमात ने आज तक इत्तेमाद का इजहार नहीं किया। उसमें उनके अपने मफादात भी हो सकते हैं, उसमें एक रवायती तरीक़ेकार भी हो सकता है, जैसे जमातों का वतीरा बन चुका है कि वो अपनी इंतखाबी शिकस्त को वो खंदा दिली से तस्लीम नहीं करती। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि इंतखाबात में गैर जमहूरी ताकतों का अमल दखल हमेशा से पाकिस्तान की तारीख में रहा है। वज़ीर-ए-आज़म हमेशा से इस बात पर अपने अज़म पर वो कायम हैं कि वो इंतखाबी अमल में वो ऐसा इस्लाहाती एजेंडा लेकर आएंगे जिससे इन इंतखाबात को वो मौसर बना सकें, शिफाफ बना सकें, और ऐसा निज़ाम वो इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकें जिसमें तमाम जो फ्रीकैन हैं वो उस पर राज़ी हों और वो इंतखाबी जीत या हार की सूरत में वो इस अमल से वो राज़ी हों और पुरअमन तरीके से इंतकाल इक़्तिदार हो। अब उसमें उन्होंने तीन तजावीज़ पेश की। पहली जो तजवीज़ है वो है डिजिटाइज्ड सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम दुनिया के कई ममालिक में जहाँ पर जमहूरी अमल प्रैक्टिस में है वहाँ पर वो नाफिजुल अमल हो चुका है। हम दूर मत जाइए, हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में गुज़श्ता कई अरसे से कई इंतखाबात में वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत होने के नाते चले आप उसे नाम नेहाद जमहूरियत भी करार दे सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उस ऐसे गंजलक और पेचीदा जात पात और इस किस्म के जो निज़ाम में जहाँ पर एक माफियाज का और ऐसी ताकतों का जहाँ पर एक जमहूरी निज़ाम बहरहाल आप उसे कह सकते हैं, उसमें भी वोटिंग सिस्टम का जो है वो उसकी प्रैक्टिस जारी है। और मुखालफिन जब भी इंतखाबात हुए उसमें जिसके भी जो भी उसमें हारा, जो भी नाकाम हुआ, उसने पुरअमन तरीके से जो है वो अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और कभी इस किस्म के एतराज़ात नहीं उठे कि वो उसके नाकामी
کا سبب جو ہے اس میں انتخابی نظام میں نقائص تھے یا اس میں کچھ طاقتوں کی انوالومنٹ تھی یا وہ. اور یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے نظام کے برعکس وہاں پر کوئی ایسا کیئر ٹیکر سسٹم یعنی کہ کوئی عبوری نظام بھی قائم نہیں ہوتا کہ جس پر اپوزیشن اور جو آپ کی حکومت ہو اس کا اتفاق ہو اور وہ انتخابات کروائے، بلکہ وہاں پر حکومت میں جو رہتا ہے، حکومت برسر اقتدار ہوتا ہے، اسی کے زیر تمام انتخابات ہوتے ہیں. اپوزیشن تمام جماعتیں اسی پر متفق ہوتی ہیں اور وہ اس میں حصہ لیتی ہیں، اور پھر جو اس میں کامیاب یا ناکامی کی صورت میں نئی حکومت یا جو حکومت چل رہی ہوتی ہے اسی کا ایک سلسلہ جو ہے اس میں ایکسٹینڈ ہوتا ہے. تو یہ سیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک بڑا انقلابی قدم ہوگا کہ اگر کمپیوٹرائزڈ الیکٹرانک سسٹم ہو تاکہ جس پر تمام پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہوں، اور اس میں جو عام جو آپ کاغذی جو ایک نظام چلا آ رہا ہے، جو روایتی نظام ہے، اس کے جو نقائص ہیں وہ اس میں دور کیے جا سکیں، یہ ایک انقلابی قدم ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے یہاں پر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ رہی ہیں، جو اس میں انوویشنز آ رہی ہیں، اس کا ہمیں بھرپور استعمال کرنا چاہیے تاکہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ پائیدار ہو، وہ مضبوط ہو، اس میں جو خامیاں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں دور کیا جا سکے، اور اس نظام کو مزید اسے ایسا بنایا جا سکے جس پر تمام فریقین جو ہیں اسٹیک ہولڈرز وہ اس پر اعتماد کر سکیں اور عوام کا اعتماد بھی اس پر بحال ہو. دوسرا نقطہ ان کی تقریر کا جو تھا وہ اوورسیز پاکستانیز کی پارٹیسپیشن کا تھا کہ وہ جس حد تک اوورسیز پاکستانیز اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں بذریعہ سرمایہ کاری یا ہنر مندی کے ذریعے یا جو بھی وہ پاکستان کے بطور سفیر رہتے ہوئے پاکستان کے جو کازز ہوتے ہیں ان کے لیے جو وہاں پر آواز اٹھاتے ہیں، اب یہ وقت آ چکا ہے کہ انہیں بھی اس انتخابی عمل میں، کیونکہ لاکھوں پاکستانی اس وقت بیرون ممالک وہاں پر دیار غیر میں وہ مقیم ہیں، جب ان کی شمولیت اس نظام میں ہوگی تو وہ یہ نظام مزید پائیدار ہوگا، ان کی آواز بھی سنی جائے گی، ان کے جو شکوے شکایت ہیں یا ان کی طرف سے جو گریونسز ہیں وہ بھی یہاں پر ایڈریس ہوں گی، تو ان کی شمولیت جو ہے وہ بھی اس نظام کو پائیدار کرنے میں معاون ثابت ہوگی. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں وہ بھی اسی طرح محب وطن ہیں، وہ پاکستان کی مزید خدمت کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انتخابی عمل میں شریک ہو کر پاکستان کو بہتر جو ہے اس کی خدمت کر سکتے ہیں، اسے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں، تو انہیں بھی ووٹنگ سسٹم کا حصہ بننا چاہیے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارلیمان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو یہ تجویز پہلے بھی میں اس پر کئی بار لکھ بھی چکا ہوں اور میں اس بات کا حامی بھی ہوں کہ انہیں پھر یہ دوہری شہریت کا جو ایک اس میں قدغن ہے وہ اسے اپنی جان خلاصی کروا کے، یعنی کہ اپنی شہریت جو ہے وہ غیر ملکی وہ ترک کر کے وہ پاکستانی شہریت جو ہے وہ اسی کا حصہ بنے، اور پھر پارلیمنٹ کا حصہ اگر وہ بننا چاہیں تو وہ اس میں بھی وہ انتخابات میں بطور امیدوار کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن وزیر اعظم کا یہ اقدام جو ہے کہ بیرون ملک مقیم لاکھوں پاکستانیوں کو اس بات کا احساس دلانا کہ انہیں ان کے صرف سرمایہ کی فکر نہیں ملک میں، بلکہ ان کی جو سیاسی عمل میں شراکت داری ہے وہ بھی ان کی پاکستان کے لیے اہم ہے. اس بات کا احساس جو ہے وہ خاصا اس کی تحسین ہونی چاہیے، وہ قابل تحسین قدم ہے. اور پاکستانیز کو اگر یہ 2023 کے الیکشن کے لیے اگر یہ ایسا نظام وضع ہو جاتا ہے کہ وہ جو آسان ہو، جو عام جو پاکستانی بیرون ملک مقیم ہیں وہ اس میں شریک ہو کر وہ اس سیاسی عمل کا حصہ بن سکیں، تو یہ ایک انتہائی احسن قدم ہوگا جس کے جمہوریت پر اور سیاسی عمل پر دور رس اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تیسرا جو اس میں وزیر اعظم نے اہم نقطہ اٹھایا اور جو ان کے اصلاحاتی ایجنڈے کا ایک اہم حصہ ہے وہ ہے سینٹ کے انتخابات میں شفافیت. ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ سینٹ کے جب بھی انتخابات ہوئے اس میں اکثر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس میں امیدواران کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اس میں صوبائی امیدواران جو ہیں، اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی صوبہ سرحد میں صوبہ KPK میں جب اس کی گورنمنٹ تھی تو اس کے
खदशा ये था, बल्कि ये एक इन्वेस्टिगेटिव एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी कि उसके 20 उम्मीदवारान ने जो है वो रकूम की खुर्द वोट से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान को उन्होंने वोट दिए थे, यानी उनकी खरीदो फरोख्त की गई थी। और फिर जब जुम्बश कल्म जो है वो वज़ीर आज़म ने उस वक्त एक दलेराना कदम उठाकर उन 20 उम्मीदवारान को, सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान को उनके नाम लेकर पार्टी से बेदखल किया था और अपनी एक कमिटमेंट अपनी शो की थी कि किसी भी करप्ट उम्मीदवार का जो है वो तहरीक इंसाफ में कोई ठिकाना नहीं होगा। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया कि सेनेट के जो इंतखाबात होंगे वो शो ऑफ हैंड से होंगे, यानी हाथ उठाकर आपको बताना पड़ेगा कि आप किस उम्मीदवार के हक में हैं। स्टेप के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। अब आइनी जो तरमीम होगी वो उसके लिए तमाम सियासी जमातों को इस अमल का हिस्सा बनना पड़ेगा। बादल नखास्ता चाहे वो जमातें इस अमल के हक में हैं या नहीं, लेकिन वो अपनी तजावीज़ देंगी। वो आया क्योंकि अब ये अगर इस कदम की तशहीर अगर अवाम में हो जाती है तो वो फिर अपनी फेस सेविंग के लिए, अगर वो इस कदम के हक में नहीं भी हैं तो वो फेस सेविंग के लिए उन्हें कुछ ना कुछ इख्तियार करना पड़ेगा ताकि वो अवाम को बता सकें कि वो इस कदम के हक में क्यों नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये तजवीज़, ऐसी तजवीज़ पार्लियामान में आ जाती है, सेनेट में पेश की जाती है, तो फिर दीगर जो सियासी जमातें हैं उन पर भी अवाम का प्रेशर होगा, सिविल सोसाइटी का प्रेशर होगा, मीडिया का भी उसमें खासा दबाव होगा, तो उन्हें भी इस मुस्बत कदम में जो है वो हुकूमत का साथ देना पड़ेगा। और बअम्र मजबूरी शायद आप उसे समझ लीजिए, लेकिन ये एक ऐसा कदम होगा कि जिससे जो हमारा इंतखाबी निज़ाम है जिसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, उसमें लीकेजेस हैं, उसमें उसे काबू करने में, उन्हें बंद करने में एक अहम कदम साबित होगा। तो वज़ीर आज़म के ये 3 इंतखाबी जो इसमें स्टेप्स हैं, मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहम हैं और इसके मुस्तकबिल में सियासी अमल पर बहुत दूररस नताइज मुरतब होंगे। अब इसके साथ साथ मजीद भी कई ऐसे ऐसी तजावीज़ दी जा सकती हैं जिससे इंतखाबी अमल को मजीद शफाफ बनाया जा सकता है। लेकिन ये सारे इकदाम जो हैं वो अगर हुकूमत पाकिस्तान यानी वज़ीर तहरीक इंसाफ दीगर सियासी जमातों के साथ अगर वो इस पर बहस मुबाहिसा करे पार्लियामेंट में, इस बात को इस इस्लाहाती एजेंडे पर मजीद अगर वो इलेक्शन कमीशन की बात करें कि इलेक्शन कमीशन में कैसे मजीद इस्लाहात लाई जा सकते हैं ताकि ऐसे तमाम उम्मीदवार जो करप्शन में या माल प्रैक्टिसेस में या जिनके किरदार दागदार रहे हैं उनकी रोकथाम कैसे की जाए ताकि इंतखाबी अमल को मजीद शफाफ बनाया जा सके। ऐसे उम्मीदवार सामने आए जिनका मकसद जो है वो कानून साजी हो, ना कि उसमें जो है वो अपने रुकन असेंबली के पर्दे में या पार्लियामेंट के जो है वो उसका वो हिस्सा बनते हुए वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो ऐसे बहुत सारे इक़दाम हैं जिनसे इसमें इंतखाबी अमल को मजीद जो है इसे मौसर बनाया जा सकता है, इसे मजीद शफाफ बनाया जा सकता है। अब वो क्या होंगे ये इंशाल्लाह फिर हम अगले ब्लॉक में इसका जो है वो तफसील से तज़किरा करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद है अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। इससे होगा ये कि जब आप इसे शेयर करेंगे तो हमारे जो ऐसे दोस्त हैं जिन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही, वहाँ तक भी जो है वो हम आउटरीच हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया।